हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के फिजिक्स का पहला चैप्टर फोर्स पढ़ेंगे। फोर्स की सारी डिटेल में समझेंगे, कपल ऑफ फोर्स, टर्निंग और टॉर्क। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए हुए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फोर्स के बारे में जानेंगे, काइंड्स ऑफ फोर्स। फोर्स के काइंड्स जानेंगे। तो फोर्स एक फिजिकल काउज है जो चेंज करता है या टेंड टू चेंज करने की कोशिश करते हैं। आइदर दी साइज, उसके साइज को चेंज करना, शेप को चेंज करना, और स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। अगर मोशन है तो उसका स्टेट को चेंज करना, रेस्ट के चेंज करना, स्टेट ऑफ रेस्ट, शेप, साइज को वो टेंड टू चेंज या चेंज करने की फिजिकल काउज को फोर्स कहते हैं। तो टू पुश और पुल ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, ये भी है। तो फोर्स विच एक्ट ऑन बॉडी व्हेन दे आर फिजिकल कॉन्टैक्ट। फोर्स जो है कोई बॉडी पर अगर लग रहा है तो वहां पे व्हेन दे आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट में है, जब कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट में है तो फोर्स उस बॉडी पर क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स हैं आपकी। क्योंकि ये बॉडी जब फिजिकल कॉन्टैक्ट पे है तो उस बॉडी पे क्या फोर्स लग रहा है, जिसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। बोलता है कि जब हम लोग व्हेन ए बॉडी मूव्स ओवर ए रफ सरफेस, जब कोई बॉडी रफ सरफेस पे मूव कर रहा है, a force acts on the body in the direction opposite to the motion of the body along the surface of contact. कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के अलोंग बॉडी का मोशन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी पर एक फोर्स एक्ट होता है। रफ सरफेस में जब कोई बॉडी मूव करता है तो उस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। मानो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे मूव कर रहा है, जब वो मूव कर रहा है तो पीछे एक फोर्स लग रहे हैं, इस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। आगे जो आता है कि व्हेन ए पर्सन मूव्स टुवर्ड्स द राइट ऑन ए रोड, जब कोई पर्सन अगर राइट अगर रोड पे मूव कर रहा है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट ऑन हिम टुवर्ड द लेफ्ट, अगर राइट अगर वो मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेंगे। मीन्स कि उसके अपोजिट, जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं फोर्स लग रहा है, उसके अपोजिट क्या लगते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगते हैं। आगे जो बोला जाता है कि दिस फोर्स रेजिस्ट हिज मोशन ऑन द रोड, रोड पर उस मोशन फोर्स को क्या करता है, रेसिस्ट करता, रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन फोर्स अगर सब फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स अगर ज्यादा हो गया फोर्स के कंपेयर में तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेंगे। समझ आ गया। आगे चलते हैं कि व्हेन ए बॉडी इज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस, जब कोई बॉडी को सरफेस पे प्लेस्ड किया गया है तो बॉडी एग्जर्ट्स ए फोर्स, तो एक बॉडी क्या करता है, फोर्स एग्जर्ट करता है इक्वल टू वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द सरफेस। अगर कोई ऑब्जेक्ट बॉडी पे क्या है, सरफेस पे कोई बॉडी रखा हुआ है, बॉडी को प्लेस्ड किए तो बॉडी एक फोर्स एग्जर्ट करता है जो डाउनवर्ड वेट जो लग रहा है WmG, उसके बराबर डायरेक्शन ऑन दी सरफेस। तो एक वेट जो फोर्स इक्वल होता है इसका वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे सरफेस पर लग रहा है। समझ आ गए। आगे आता है हाउएवर द बॉडी डज नॉट मूव, बॉडी वहां पे मूव नहीं करता है ना फॉल करता है, बिकॉज द सरफेस एग्जर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन इट विच इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जो उसी के डायरेक्शन में क्या होता है कि एक फोर्स एग्जर्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। अपोजिट हो डायरेक्शन में और इक्वल फोर्स लगता है जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। मीन्स की नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू वेट होता है। अब जो आता है आगे बोला जाता है क्या कि देखो कि व्हेन ए बॉडी सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग, जब कोई स्ट्रिंग से कोई बॉडी को सस्पेंड कर दिया जाए, लटका दिया जाए, द बॉडी पुल्स द स्ट्रिंग वर्टिकली डाउनवर्ड ड्यू टू इट्स वेट,
तो बॉडी जो है वो बॉडी पुल्स करता है स्ट्रिंग को वर्टिकली डाउनवर्ड की ओर खींचता है। किसके कारण? वेट के कारण, अपना जो वेट है उसके कारण। इन इट्स स्ट्रेस्ड कंडीशन, जब वो स्ट्रेस खिंचाव की कंडीशन में स्ट्रिंग पुल्स द बॉडी अपवर्ड बाय ए फोर्स विच बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी। तो स्ट्रिंग जो पुल्स करता है अपवर्ड, बॉडी को अपवर्ड की ओर एक फोर्स के द्वारा, जो बैलेंस करता है वेट ऑफ द बॉडी को, तो द फोर्स डेवलप्ड, जो दिस फोर्स डेवलप्ड हुए स्ट्रिंग में, उसी को कहते हैं टेंशन फोर्स। क्या होता है कि ये जो टेंशन डेवलप करता है स्ट्रिंग में, जो वेट को ऊपर की ओर क्या करता है? खींचता है, पुल करता है। अब आते हैं, एक फोर्स यहां पे लगा हुआ है, स्ट्रेस्ड स्प्रिंग पुल्स इन दी ऑब्जेक्ट। इधर फोर्स लगा रहा है, ए इधर फोर्स लगा रही है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। आगे जो आता है कि द स्प्रिंग हैज ए टेंडेंसी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। स्प्रिंग के पास टेंडेंसी होता है कि वो ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न हो सके। तो आप स्प्रिंग को देखते होंगे, खींच देते होंगे, खींचने के बाद फिर वापस ये अपने फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। सिमिलरली व्हेन वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज केप्ट फिक्स्ड, अगर एक एंड को हम फिक्स्ड कर दे, एक एंड को अगर हम स्प्रिंग को फिक्स्ड कर दें, द स्प्रिंग इज फाउंड टू एक्सर्ट ए फोर्स एट इट्स अदर एंड विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर एक एंड में फोर्स लगा दे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? F इक्वल टू माइनस एक्स। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड फोर्स एक्सर्टेड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जिधर आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, उसके अपोजिट में क्या होते हैं? फोर्स एक्सर्ट होता है। इसीलिए F इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। दिस फोर्स इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स, और इस फोर्स का नाम क्या पड़ा? रीस्टोरिंग फोर्स पड़े। आगे बोला जाता है व्हेन दो बॉडीज कोलाइड, जब दो बॉडी अगर कोलाइड करते हैं, दे पुश ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं? धक्का मारते हैं। एज ए रिजल्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन ईच अदर, तो वहां पे एज ए रिजल्ट क्या होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं एक दूसरे बॉडी पर। मानो कि दो बॉडी है, एक आपका बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, एक आपका इधर मूव कर रहे हैं, दूसरा इधर मूव कर रहा है। कुछ देर के दो बॉडीज मूविंग टुवर्ड ईच अदर, एक दूसरे के टुवर्ड, एक दूसरे की तरफ क्या हो रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ? फोर्स ऑन ए, एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और इसमें जो आपका फोर्स बी ऑन बी ड्यू टू ए लग रहे हैं। फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के समय यहाँ पे फोर्स लग रहा है। बॉडीज सी में बॉडीज मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद जो है बॉडी एक दूसरे से क्या अवे मूव कर रहे हैं। आगे बोला जाता है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडीज इवन विदाउट बीइंग फिजिकल टच्ड आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और फोर्सेज एट ए डिस्टेंस। कि जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है बॉडी के द्वारा, जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है विदाउट फिजिकल टच, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं, फोर्सेस एट ए डिस्टेंस बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये आपकी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इन द यूनिवर्स ईच पार्टिकल अट्रैक्ट वन अनदर पार्टिकल बिकॉज ऑफ इट्स मास। यूनिवर्स में हर एक पार्टिकल जो है अनदर पार्टिकल को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उसके मास की क्योंकि उसके मास है, ऑफ इट्स मास। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। दो ऑब्जेक्ट है, मानो ये आपका सन है, सन के अर्थ क्या कर रहे हैं? खिंचाव। ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं। द फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो फोर्स बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है अर्थ अट्रैक्शन के कारण, उसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ द बॉडी टुवर्ड द अर्थ डाउनवर्ड इफ द बॉडी इज फ्री टू मूव।
तो कोई भी एक काउज करता है, कारण बनता है कोई भी बॉडी को अर्थ के टुवर्ड मूवमेंट करवाना। अर्थ के टुवर्ड बॉडी का मूवमेंट करवाने का कारण है डाउनवर्ड। अगर बॉडी फ्री टू मूव है, अगर वो फ्री है मूव करने के लिए, तो अर्थ के सेंटर की ओर क्या करती है, मूव करती है, अर्थ की तरफ मूव करता है कोई भी बॉडी। द बॉडी also attracts the earth by an equal amount of force। तो बॉडी भी जो है आपके अर्थ को इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स के द्वारा अर्थ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। बट नो मोशन इज काउज्ड इन द अर्थ बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज मास। तो अर्थ में कोई मोशन काउज नहीं होता है क्योंकि अर्थ जो है बहुत ज्यादा मास है। ह्यूज मास होने के कारण वो अर्थ जो है ऑब्जेक्ट की तरफ मूव नहीं करता, बॉडी की तरफ मूव नहीं करता है। अब जो आते हैं 2 लाख चार्ज रिपेल। 2 लाख चार्ज अगर है तो रिपेल करते हैं, और आपके 2 अनलाख चार्ज है तो अट्रैक्ट ईच अदर करता है। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव आया तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आए तो रिपेल करेंगे, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ गया तो आपके अट्रैक्ट करेंगे। अब ऐसे ही द फोर्स बिटवीन द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। 2 लाख मैग्नेटिक पोल्स रिपेल इच अदर। नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, साउथ साउथ रिपेल करते हैं, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ जाते हैं तो अट्रैक्ट करता है। वाइल 2 अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर, द फोर्स बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में फोर्स लग रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। अब आगे आते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जनरल कैरेक्टर क्या होना चाहिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज ऑफ एन अट्रैक्टिव नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। While the electrostatic force and magnetic force can be either attractive or repulsive, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स वहां पे चार्ज आते हैं या पोल आते हैं, जिसके कारण वो अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं या रिपल्सिव हो सकते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं क्योंकि वहां पे मास होता है जो ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं। The magnitude of non-contact force on the body, two bodies, varies inversely at the square of distance of separation between them। मतलब फोर्स जो होते हैं आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मींस की एफ मानो कि दो आपकी बॉडी है, दो बॉडी के बीच में मानो कि डिस्टेंस आर है, तो मतलब एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। मीन्स कि अगर रेडियस को डबल करेंगे तो फोर्स को जो है 4 टाइम्स से डिक्रीज कर जाएगा। इट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सेपरेशन एंड इंक्रीज एज द सेपरेशन डिक्रीज। अगर सेपरेशन को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होंगे, और अगर ए सेपरेशन को डिक्रीज करेंगे तो फोर्स जो है इंक्रीज करेगा। समझ में आ गया। मतलब कि अगर सेपरेशन को इंक्रीज किए तो फोर्स डिक्रीज करेंगे, और अगर सेपरेशन को डिक्रीज किए तो फोर्स इंक्रीज होगा। समझ आ गया। अब आता है आगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोला गया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि अगर कोई बॉडी जैसा है वो वैसा रहना चाहता है। अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, जब तक बाहरी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो बोलता है ए बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है स्ट्रेट लाइन में, जब तक अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। दूसरी बात है द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट नाइदर चेंज इट्स स्टेट नॉट टेंड टू चेंज इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया। इट इज एन इनहेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट।
कि ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी जो वर्च्यू ऑफ विच वो ना स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करना चाहता है, ना उसे टेंड टू चेंज, उसके स्टेट चेंज होने चाहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। ये आपका हर एक ऑब्जेक्ट का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। अब समझिएगा कि आप कार पे या बस पे बैठे हो, बस जब आगे चलता है तो हम क्या होते हैं, पीछे की ओर गिरते हैं, क्योंकि मेरा बॉडी पूरा रेस्ट में है और जो हमारा फिट है वो बस के कांटेक्ट में आ जाते हैं और बाकी बॉडी जो है रेस्ट में, तो हम लोग क्या होते हैं, पीछे की तरफ गिरते हैं ड्यू टू इनर्शिया के कारण। और जब हम बस अगर रुकने वाला है तो हम आगे की ओर गिरते हैं, क्योंकि बस स्टॉप होने के साथ मेरा पैर जो कांटेक्ट है वो रेस्ट में आ जाता है, बाकी जो है मोशन में रहता है, इसीलिए हम आगे की ओर गिरते हैं। तो ये इनर्शिया के कारण होता है। अब हम आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के रेट के चेंज को, बॉडी के मोमेंटम के रेट को चेंज को, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स है। जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपका एक्ट होता है। तो F इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा P बाय डेल्टा टी, और डेल्टा टी तो डेल्टा पी को बराबर क्या होता है, मोमेंटम बराबर आपका एम बी होता है, मास इंटू वेलोसिटी बाय डेल्टा टी। अब एम कांस्टेंट होता है, एम बाहर आ जाएगा, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी लिखेंगे, और डेल्टा बी बाय डेल्टा टी क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेशन होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाते हैं। अब आता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, जो फोर्स रिक्वायर्ड होते हैं कोई भी मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी होता है। जो फोर्स रिक्वायर्ड होते हैं कोई भी मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी होता है। द मोमेंटम P ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v ऑफ द बॉडी। मतलब कि आपके मास और वेलोसिटी के, बॉडी के मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के को डिफाइन करता है मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट करते हैं, p बराबर क्या होता है, mv होता है। p इक्वल टू क्या होता है, mv होता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसके मोमेंटम जो होंगे जीरो होंगे, उसका मोमेंटम जो होगा वो जीरो होगा। मोमेंटम हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मोमेंटम का दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होते हैं, डायरेक्शन भी होते हैं, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट जो होता है मोमेंटम का, वो मास का क्या होता है, केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, इसीलिए क्या हो जाते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। रेट चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम होते हैं, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। तो v माइनस यू बाय टी इक्वल टू क्या होता है, a होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू क्या हो जाता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये किसके बराबर होते हैं, फोर्स के बराबर। तो thus the rate of change of momentum is the product of mass and acceleration from Newton's law। F directly proportional to क्या होती है, ma। F इक्वल टू क्या लिखते हैं, kma। k क्या है, आपका कांस्टेंट है, तो F k इक्वल टू क्या होता है, और 1 होता है। F इक्वल टू क्या लिख देंगे, यहाँ पे ma लिखेंगे। इन द वेक्टर फॉर्म द एबव इक्वेशन इज रिटेन एज। F पे वेक्टर लगा दो, और एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन पे वेक्टर क्वांटिटी लगा दो, मतलब F इक्वल टू क्या हो जाएंगे, F वेक्टर इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस्ड होता है कोई भी बॉडी में, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है गिवन मास का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, उस पे, उस बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाइड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एक्सेलरेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होते हैं। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है कोई भी बॉडी में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, बॉडी के मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, अब इसकी A इक्वल टू लिख सकते हैं F बाई एम। मतलब फोर्स बढ़ेगा तो आपके एक्सेलरेशन बढ़ेंगे, और मास घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। आगे अब आते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलती है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो कहते कि किसी को एक चाटा मार दो तो वो चाहे अपोजिट एंड रिएक्शन मिलेंगे। कोई भी बॉल को आप दीवार में मारते हो तो जितना जोर से आप फोर्स लगाते हो उतने जोर से वो बैकवर्ड में वो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाता है। तो व्हेन यू पुल ए स्प्रिंग विथ बोथ हैंड्स यू फील एन इक्वल फोर्स ट्राइंग टू पुल द स्प्रिंग बैक। कि जब आप दोनों हैंड से स्प्रिंग को खींचोगे तो आप फील करोगे इक्वल फोर्स जो है ट्राइंग जो पुल स्प्रिंग को बैक कर रहा है, पीछे से क्या कर रहा है, खींच रहा है पीछे की। Thus in an interaction of two bodies, दो बॉडीज के इंटरेक्शन में there are action and reaction forces present। तो वहां पे एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। However, we should note that हमें नोट करना चाहिए the action and reaction force act on two different bodies। कि हमें ये नोट करना चाहिए कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो है और दो डिफरेंट बॉडी पे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। सीजीएस सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स जो होता है और डाइन होता है सीजीएस सिस्टम में। 1 डाइन बराबर होता है 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट जो होता है फोर्स का और न्यूटन होता है, मतलब 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो 1 न्यूटन इज दैट फोर्स, 1 न्यूटन एक इस तरह का फोर्स है विच व्हेन एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर आपके जो होते हैं 10 का पावर 5 डाइन होता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि 1 kg को चेंज करेंगे तो 10 मीटर हो आपकी क्या हो जाएगा, 100 आपकी 1000 ग्राम हो जाएंगे और 1 मीटर बराबर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से लिखेंगे 30450 मतलब 10 का पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब इसी को लिख सकते हैं 10 का पावर 5 डाइन लिख सकते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन होता। द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन द MKS सिस्टम इज किलोग्राम फोर्स। तो 1 kgf बराबर होता है 1 kg इंटू 1/4 तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 1 kgf बराबर जो हो जाएगा वो 9.8 न्यूटन हो जाएंगे। आगे जब आता है कि 1 किलोग्राम फोर्स इज दी फोर्स, 1 किलोग्राम जो है फोर्स है विथ विच द अर्थ पुल्स ए बॉडी ऑफ मास 1 kg टुवर्ड इट्स। 1 किलोग्राम फोर्स एक वैसा फोर्स है जो अर्थ के द्वारा कोई बॉडी को 1 kg मास की अपने तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं अर्थ के द्वारा, अर्थ के, तो उसे हम कहते हैं 1 किलोग्राम फोर्स कहते हैं। 3 इक्वेशंस मोशंस का है, कंसीडर फॉर ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहला v इक्वल टू u प्लस at है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, v आपका फाइनल वेलोसिटी है, a आपका एक्सेलरेशन है, s आपका डिस्टेंस है और t जो है आपका टाइम है। पहला जो इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, दूसरा जो है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और तीसरा जो है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपको याद होने चाहिए। अब आते हैं ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो जब कोई बॉडी अगर एक्ट कर रहा है स्टेशनरी रिजिड बॉडी पर और व्हेन इज टू फ्री टू मूव विच इज फ्री टू मूव, अगर वो मूव करने के लिए रेडी है, द बॉडी स्टार्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर स्ट्रेट पाथ पर फोर्स के डायरेक्शन में मूव करने लगा तो उसे हम लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे। एक कार ने जब मूव करना स्टार्ट किया इसी डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ पे तो उसे हम क्या बोल देंगे, ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन कर देंगे। जब कोई बॉडी पाइवोटेड एट ए पॉइंट, कोई पॉइंट पर क्या है, पाइवोटेड है, फिक्स्ड है, पाइवोट किया हुआ है, तो द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, जब बॉडी पर फोर्स अप्लाइड करेंगे सुटेबल पॉइंट पे तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट करेगा। बॉडी रोटेट्स अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पाइवोटेड पॉइंट। पॉइंटेड पॉइंट के एक्सिस पे क्या करना लगेगा, रोटेट करने लगेगा। उसी को क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे। एक टॉप है, इस तरह का टॉप है, समझिएगा, इस तरह का टॉप है, इस तरह का टॉप है। अब ये रोटेट कर रहा है इस तरह की डायरेक्शन में, ये आपकी एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं पाइवोटेड पॉइंट पे।
तो उसे हम क्या बोल देंगे, रोटेशनल मोशन कर देंगे। गेट आप ओपन और क्लोज करते हो ना, तो ये भी एक पाइवोटेड एक्सिस पे देखे होंगे कि फिक्स किया हुआ है, तो वो भी रोटेट कर रहा है, तो भी क्या है, रोटेशनल। पंखा, आपकी जो पंखा चल रहे हैं वो भी क्या है, एक पॉइंट पे पाइवोटेड किया हुआ है, उस पॉइंट के अबाउट क्या हो रहा है, एक्सिस के अबाउट, फिर वो रोटेट कर रहा है, तो ये क्या है, रोटेशनल मोशन है। अब आते हैं मोमेंट ऑफ ए फोर्स और टॉर्क। मोमेंट ऑफ ए फोर्स या टॉर्क एक ही चीज है। मानो कि एक पाइवोटेड पॉइंट है और ये आपका पी है, पी पे क्या हुआ, एक फोर्स लगा रहे हैं, तो पाइवोटेड पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, ए रोटेट करना स्टार्ट करेगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, टॉर्क कहेंगे। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। जो टर्निंग इफेक्ट, फोर्स के टर्निंग इफेक्ट जो बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं उसके एक्सिस पर इज ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स के कारण या टॉर्क के कारण, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्ट कर रहा है कोई बॉडी पर। द फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ बॉडी आर, टर्निंग ऑफ बॉडी के जो फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, पहला मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, दूसरा डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टॉर्क बराबर जो होते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं। मीन्स कि फोर्स बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेंगे, फैक्टर जो टर्निंग ऑफ बॉडी बढ़ेंगे, डिस्टेंस बढ़ेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपका ए बढ़ेगा। द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और किसके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स ऑफ एक्शन के लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मीन्स कि ये जो लग रहा है ए और ये फोर्स दोनों क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ये दोनों के प्रोडक्ट, मतलब कि आप याद रख सकते हो टॉर्क बराबर या टर्निंग ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आते हैं क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। The direction of turning or sense of rotation produced on the body depend on the point of application of the force and on the direction of the force। कि जो टर्निंग है, टर्निंग का डायरेक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है कोई बॉडी पर, वो डिपेंड करेगा आप फोर्स के एप्लीकेशन पॉइंट पर और आपके फोर्स के डायरेक्शन पर, वहां पे वो अपनी डायरेक्शन ऑफ टर्निंग प्रोड्यूस जो होंगे वो बॉडी पर वो डिपेंड करेगा, सेंस ऑफ रोटेशन की किधर रोटेट करेगा। कन्वेंशनली अगर ये दो ही डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में 1 2 3 4 जा रही हो 12 तक, या 12 11 10 9 8 7 6 5 इस तरह से मूव कर रही हो, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। तो कन्वेंशनली आपके व्हेन द टर्निंग ऑफ इफेक्ट ऑन द बॉडी इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में हो तो उसे एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, और जो घड़ी के डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, रोटेट कर रहा हो, उसे क्लॉकवाइज बोलेंगे। तो ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका कन्वेंशनली की टर्निंग इफेक्ट ऑफ बॉडी जो एंटी क्लॉकवाइज है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड क्लॉकवाइज, तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा। अगर मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज है तो मोमेंट, ठीक है, अगर मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड क्लॉकवाइज मोमेंट, अगर क्लॉकवाइज मोमेंट करें तो इट इज टेकन एज नेगेटिव, तो क्लॉकवाइज मोमेंट जो होगा वो नेगेटिव लेंगे। अगर आपका अगर क्या बोला गया कि कन्वेंशनली व्हेन द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी इज एंटी क्लॉकवाइज, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। अगर बॉडी पर जो टर्निंग इफेक्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज में है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो होंगे वो एंटी क्लॉकवाइज में होंगे। और अगर मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होंगे और उसे हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। याद रखिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज अगर मोमेंट है तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो नेगेटिव लेंगे, यही तो बात है। While if the turning effect on the body is clockwise, the moment of force is clockwise moment, और उसे हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो याद रखना, अगर मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेंगे, और अगर मोमेंट ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे।
द SI यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क इज न्यूटन मीटर। क्या होते हैं? न्यूटन मीटर। टॉर्क का SI यूनिट जो होता है, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएंगे। इन ग्रेविटेशनल यूनिट MKS यूनिट जो होगा इज आपके जो KGF मीटर होंगे, CGS यूनिट में GF मीटर होंगे, GF मीटर। तो 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 10⁷ डैन सेंटीमीटर। 1 KGF मीटर के बराबर होता है 9.8 न्यूटन मीटर होते हैं। 1 GF मीटर बराबर होता है 980 डैन सेंटीमीटर। अब समझिएगा कि एग्जांपल से कि फोर टर्निंग ए स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग व्हील जो होते हैं, कार में लगा रहता है ना स्टीयरिंग व्हील, ए फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंटली। एक फोर्स जो है टेंजेंटली, मतलब कि जो सर्कल का टेंजेंट है उधर ही फोर्स लगाते हैं। टेंजेंटली ऑन द रिम ऑफ द व्हील, व्हील के रिम पर टेंजेंटली एक फोर्स एक्ट होता है। द सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ द व्हील इज चेंज्ड बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि जो सेंस ऑफ रोटेशन है, व्हील का सेंस ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज करेगा फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज करने के द्वारा, विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। विदाउट बिना डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बिना चेंज किए हुए। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, इधर लग रहे हैं फोर्स, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आपकी रोटेशन है। और अगर आपका फोर्स इधर लग रहा है तो एक क्लॉकवाइज आपका रोटेशन है। क्लॉकवाइज अगर रोटेशन है तो नेगेटिव, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो पॉजिटिव लेंगे। बोला जाता है द टर्निंग ऑफ ए बॉडी अबाउट द एक्सिस डिपेंड नॉट ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। कि जो टर्निंग, बॉडी के टर्निंग है वो एक्सिस पे डिपेंड सिर्फ नहीं करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर। So about axis depend not only, सिर्फ वो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, उस पे तो डिपेंड करता ही है। also on the perpendicular distance of the line of action, मतलब perpendicular distance जो अप्लाइड फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस के रोटेशन से जो है उस पे भी डिपेंड करते हैं। A single force applied on a pivoted point alone does not cause turning or rotation of the body। कि अगर एक सिंगल फोर्स अप्लाइड हो जाए पाइवटेड बॉडी पर एलोन, अकेला, तो वहां पे रोटेशन, बॉडी का रोटेशन या टर्निंग काउज नहीं होगा। द टर्निंग इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय पेयर ऑफ फोर्स। कि जो टर्निंग आपकी जो प्रोड्यूस होते हैं वो ऑलवेज पेयर ऑफ फोर्स, अगर एक पेयर ऑफ फोर्स अगर लग रहे हैं तभी वहां पे आपका क्या होगा? टर्निंग मतलब मूव होगा, मतलब रोटेट होगा, रोटेशन होगा। सच ए पेयर ऑफ फोर्स इज कॉल्ड कपल। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं सर, कपल बोलते हैं। तो इस पेयर ऑफ फोर्स एक आपका इस तरह से लगा है तो एक इस तरह से लगे हुए हैं, तभी वहां पे रोटेशन स्टार्ट हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं। दस टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेज नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म ए कपल। अगर दो इक्वल और अपोजिट पैरेलल फोर्सेज अगर नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फ्रॉम ए कपल, ठीक है, अगर सेम लाइन में नहीं, आपके कपल फॉर्म नहीं करता सेम लाइन पर, अगर सेम लाइन पे, ठीक है, मतलब कि ये जो आपका एक इधर है तो एक लाइन ऑफ एक्शन ये है तो एक फोर्स इधर लग रहे, तो ये क्या जनरेट करेंगे? कपल। एक कपल इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस रोटेशन। एक कपल हमेशा जरूरत है कि ये प्रोड्यूस क्या करेगा? रोटेशन प्रोड्यूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी ओपन ए डोर, जब हम लोग एक डोर को ओपन करते हैं, द रोटेशन ऑफ द डोर इज प्रोड्यूस्ड बाय ए कपल कंसिस्टिंग ऑफ टू फोर्सेज। वहां पे दो फोर्सेज, जब डोर को हम ओपन कर रहे हैं इस तरह से फिक्स होते हैं ना, तो डोर को जब हम ओपन कर रहे हैं तो द फोर्स विच वी एग्जर्ट एट द हैंडल ऑफ द डोर, हैंडल, ये यहाँ पे हैंडल है तो यहाँ पे हम फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ द रिएक्शन एट द हिंज, और हिंज पे भी एक फोर्स हम इधर लगा रहे हैं तो उधर से एक फोर्स इस तरह से लग रही है, कहाँ पे? हिंज किया हुआ है वहां पे, तभी वहां पे कपल हो रहे हैं और वो रोटेट करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ताला चाबी जब कर रहे हो तो यहाँ पे भी दो फोर्स लग रहे हैं, स्टीयरिंग को रोटेट करवा रहे हो तो वहां पे भी दो फोर्स लग रहे हैं।
आगे आता है एक्शन ऑफ ए कपल। क्या आते हैं एक्शन, कपल के एक्शन। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेज इज कॉल्ड कपल आर्म। जो परपेंडिकुलर टू फोर्सेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं उसे बोलते हैं कपल आर्म। यही तो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दो फोर्सेस का, यही तो है। एक इधर रोटेट करवाएगा और एक इधर रोटेट करवाएगा, मतलब ये इधर लेके जाएगा भाई, ये क्लॉक, ये भी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूमेगा ना, तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। द टू फोर्सेज कैन नॉट प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल मोशन। दो फोर्सेज जो है वो कभी ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, एज देयर रिजल्टेंट सम इज जीरो, क्योंकि उसके रिजल्टेंट सम जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। However, each force had the turning effect on the bar in the same direction। मतलब कि बार पर जो टर्निंग इफेक्ट होगा इच फोर्स का वो सेम डायरेक्शन में होंगे। मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज में है दोनों तो एंटी क्लॉकवाइज में होंगे, अगर क्लॉकवाइज में है तो क्लॉकवाइज में होगा, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे। सो द फोर्स टू फोर्सेज टुगेदर फॉर्म ए कपल विच रोटेट्स द बार अबाउट द पॉइंट। तो दो फोर्सेस टुगेदर जो है एक कपल बनाएगा और एक पॉइंट ओ के अबाउट बार को क्या करेगा, रोटेट करेंगे। अब आते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। क्या आते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। तो व्हेन सेवरल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अगर सेवरल फोर्सेज बॉडीज पे एक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। मानो कि कोई बॉडी है उसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं और ये बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में तो रेस्ट में ही है, मोशन में है तो मोशन में ही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेड टू बी इक्विलिब्रियम। उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बॉडी बोलेंगे। व्हेन ए बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट के स्टेट पे रिमेन है, वहीं पे बने हुए हैं, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड फोर्स, वहां पे अप्लाइड फोर्स की इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे अंडर आपकी इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फोर्स, द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर वो रेस्ट पे इक्विलिब्रियम है तो उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। और अगर जब बॉडी रिमेन्स इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन, अगर स्टेट ऑफ मोशन पे रिमेन है आपकी इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फोर्सेज, तो वहां पे बॉडी जो कहलाएंगे और डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएंगे। अब आते हैं कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब कि जितने सभी फोर्स जो एक्ट कर रहे हैं, रिजल्टेंट जो सभी फोर्स के रिजल्टेंट जो बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेज, जो रिजल्टेंट मोमेंट सभी फोर्सेज की रिजल्टेंट मोमेंट का जो बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं अबाउट पॉइंट ऑफ रोटेशन, वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट द सेम एक्सिस। मतलब एंटी क्लॉकवाइज जो भी है, एंटी क्लॉकवाइज और आपके एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से होंगे ना, विपरीत, और ये क्या है, क्लॉकवाइज, दोनों क्या हो जाना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। मोमेंट दोनों का होना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए, तो वहां पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन बने रहेंगे। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कि अगर अलजेब्रिक सम, मोमेंट का अलजेब्रिक सम all the forces acting on the body about the axis of rotation is zero, then the body is in equilibrium। तो ये बॉडी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब कि अलजेब्रिक सम करते हैं, जो पॉजिटिव में है प्लस में लेते हैं, जो माइनस में है माइनस में लेके, सारे को फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसकी मोमेंट के सारे अलजेब्रिक सम का जो अगर जीरो आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है, और उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। मतलब कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, अगर इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहते हैं। अब आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या आते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट एवरी पार्टिकल टुवर्ड इट्स सेंटर। मतलब कि जो फोर्स अर्थ के, जिसमें अर्थ के साथ फोर्स जो एक्ट कर रहा है, एवरी पार्टिकल जो उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है,
तो उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज वेट ऑफ द पार्टिकल, और उसी को क्या कहते हैं, पार्टिकल की वेट भी कहते हैं। ए बॉडी कैन मेड अप ऑफ सेवरल पार्टिकल्स, एक बॉडी जो है सेवरल पार्टिकल से बने हुए हैं। ईच ऑफ वेट डब्ल्यू, हर एक का जो वेट मान लेते हैं स्मॉल डब्ल्यू मान लेते हैं। एज द साइज ऑफ द बॉडी इज क्वाइट स्मॉल इन कंपेरिजन टू साइज ऑफ द अर्थ, मतलब कि एज आप देखिए बॉडी के साइज जो है बहुत छोटा है अगर साइज ऑफ अर्थ के कंपेयर करें तो। द पुल ऑफ ग्रेविटी W एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल्स कैन बी रिगार्डेड एज पैरेलल टू ईच अदर, कि जो आपके पुल ऑफ ग्रेविटी W जो है, पुल ऑफ ग्रेविटी W जो है एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, वो दिस पार्टिकल के पर क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। पुल ऑफ ग्रेविटी W कैन बी रिगार्डेड एज पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे का क्या मान लेंगे, पैरेलल मान लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे W लगा दिया, छोटा पार्टिकल का W W W नीचे ओवर, और एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो लग रहे हैं वो W मान लिया है, सब W। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सिंगल फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस पैरेलल फोर्सेज, ये कैपिटल W है ना। तो ये क्या हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ सिंगल फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है अगर सम ऑफ ऑल दिस पैरेलल फोर्स के इक्वल हो जाए, सभी पैरेलल फोर्सेस को जोड़ के योग करके सम करके अगर सिंगल फोर्स की मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए, तो वेट W कैपिटल W इज कंसिडर्ड टू एक्ट एट पॉइंट G, वो मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा है W अगर इक्वल आ गया तो। Such that the algebraic sum of moment due to weight small w of each particle about the point capital G is G, मतलब कि सारे अगर अल्जेब्रिक सम मोमेंट की अल्जेब्रिक सम करे ड्यू टू वेट W ऑफ ईच पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल है, और अबाउट द पॉइंट कैपिटल G अगर 0 आ जाए, द पॉइंट कैपिटल G इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, तो बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। मतलब कि इसके अबाउट में सारे पॉइंट को रिस्पेक्ट, कैपिटल G के पॉइंट के रिस्पेक्ट में सारे मोमेंट अगर अल्जेब्रिक सम करें और 0 आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके CG ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट अबाउट विच द अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट of weights of all the particles constituting the body is G। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट के अबाउट अल्जेब्रिक सम, जो मोमेंट के अल्जेब्रिक सम जो होंगे, वेट के अल्जेब्रिक सम ऑफ, ठीक है, वेट के मोमेंट के अल्जेब्रिक सम सभी पार्टिकल्स का, तो ये जो कंस्टिट्यूटिंग करेंगे बॉडी, वो जो बॉडी बनाएगा वो 0 हो जाए, तो इंटायर वेट ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू एक्ट एट दिस पॉइंट, मतलब कि जो इंटायर वेट बॉडी का पूरे वेट जो है उस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। इट इज नॉट नेसेसरी दैट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज लाई विथ इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी, कि ये हमेशा जरूरी नहीं है कि जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो हमेशा बॉडी के मटेरियल पे लाई करेगा, वैसा नहीं हो सकता। कभी मटेरियल पे लाई करेंगे तो कभी मटेरियल के बाहर लाई करेंगे। तो अब कुछ बॉडी को हम समझेंगे। पहला ऑब्जेक्ट है, इसका शेप है, और उसका पोजीशन ऑफ CG और लोकेशन ऑफ CG, मतलब रोड है तो रोड के सेंटर पे लाई करेंगे, तो मिड पॉइंट ऑफ द रोड की मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा, तो ये मटेरियल पे होंगे। सर्कुलर डिस्क है तो जियोमेट्रिक सेंटर, मतलब कि जो सर्कल का सेंटर होगा वहीं पे आपका CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी होंगे, मतलब कि ये भी मटेरियल पे लाई करेंगे। अब आते हैं सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के जो है जियोमेट्रिक सेंटर, मतलब कि स्फीयर का जो सेंटर होगा वहीं पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होंगे, मतलब ये भी मटेरियल पे लाई करेंगे। होलो स्फीयर आते हैं, होलो स्फीयर मतलब कि ज्योमेट्रिक सेंटर, मतलब कि इस होलो स्फीयर का जहां पे आपके सेंटर होंगे वहीं पे लाई करेगा, मींस कि ये आउटसाइड दी खोखला पे लाई कर रहा है, मतलब आउटसाइड दी मटेरियल के बाहर लाई कर रहे हैं। सॉलिड सिलेंडर के जो मिड पॉइंट एक्सिस का जो मिड पॉइंट सिलेंडर के एक्सिस पर के मिड पॉइंट पर लाई करेंगे, मतलब इसका मिड पॉइंट जो होगा, मतलब कि ये मटेरियल पे लाई कर रहे हैं, ये आपका मटेरियल पे लाई कर रहा है सर।
ये आपका मेटेरियल पे लाई कर रहा है। अब आते हैं होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर के एक्सिस के मिड पॉइंट पे लाई करेंगे, ये आउटसाइड दी मटेरियल। अगर होलो है तो आउटसाइड दी मटेरियल। सर्कुलर रिंग है तो ये भी सेंटर, जो रिंग का सेंटर होगा वहां पे आउटसाइड दी मटेरियल। अब आते हैं ट्रायंगुलर लेमिना। ट्रायंगुलर लेमिना मतलब कि मीडियन के इंटरसेक्शन के पॉइंट पे, जहां पे मीडियन इंटरसेक्ट करेगा। मीडियन क्या होता है, कोई भी ऑपोजिट वर्टेक्स से अगर कोई भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे अगर लाइन खींचे और उस लाइन को दो साइड, मतलब कि उस साइड को दो इक्वल भाग में बांट दे, तो उसे आप मीडियन कहते हैं। और मीडियन आपस में जहां इंटरसेक्ट करेंगे उसे क्या मिड पॉइंट बोलेंगे, मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये मिड वहां पे होंगे, ये आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये मटेरियल में लाई करेगा। अब आते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड ए बैलेंस पॉइंट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड व्हेन ए बॉडी इज फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट। पॉइंट से अगर कोई बॉडी फ्रीली सस्पेंडेड है, इट बिकम्स टू रेस्ट। वो क्या होते हैं, रेस्ट में या बैलेंस में आ जाते हैं कुछ देर के बाद। इन सच ए पोजिशन दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज वर्टिकली बिलो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बिलो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा है। इट इज पॉसिबल बिकॉज, ये पॉसिबल इसीलिए क्योंकि अलजेब्रिक सम मोमेंट के अलजेब्रिक सम, वेट के मोमेंट के अलजेब्रिक सम सभी पार्टिकल्स के अबाउट द पॉइंट जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन के पॉइंट पे क्या है, सभी जीरो है। क्या है, जीरो है, इसीलिए आपका वो रेस्ट में आ चुका है। अब आते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो जब ऑब्जेक्ट कोई सर्कल में मूव कर रहा है तो इट्स मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो उसी को हम क्या कर देते हैं, सर्कुलर मोशन कर देते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहे हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, उस मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ, जब कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ के अलोंग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एज वेल एज स्पीड चेंज कंटिन्यूसली। जब कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ मोशन एज वेल एज जो स्पीड जो होगा वो कंटिन्यूसली चेंज करेंगे। दस आगे बोला जाता है द मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड मोशन, इसलिए मोशन को क्या बोला जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है, बिकॉज स्पीड कीप्स चेंजिंग। तो आपके क्या हुए, क्या कि आपकी वेलोसिटी जो है वहां पे चेंजिंग कर रहे, मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड मोशन। बिकॉज अगर स्पीड और वेलोसिटी अगर चेंज कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे उस मोशन को। व्हेन द बॉडी मूव्स इन ए सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई बॉडी अगर सर्कल में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 5 मीटर पर सेकेंड से अगर मूव कर रहे हैं तो ये क्या है, आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। मानो कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बी ए थ्रेड से बंधा हुआ है, क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। स्टोन है, ईस्ट डायरेक्शन से मूव कर रहा है, साउथ में आया, ईस्ट में, फिर साउथ में, टेंजेंटली वो मूव, इसका डायरेक्शन जो होगा टेंजेंटली होगा। तो इसके जो स्पीड होंगे वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये आपका क्या स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी आपका कांस्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। आगे अब आता है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल एंड द फोर्स नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कि सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट को क्या करे, कि फोर्स नीडेड की वो ट्रेवल करवाए सर्कुलर पाथ में, तो उसे कहते हैं दैट फोर्स विच एक्टेड टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। हर एक पॉइंट पे, मानो ये सर्कल है, ये आपका मूव कर रहा है, हर एक पॉइंट पे अगर देखा जाए उसके पाथ के ईच पॉइंट पे, तो सर्कल के सेंटर के टुवर्ड क्या है, डायरेक्टेड है फोर्स, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। हेंस फॉर ए बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली इन ए सर्कुलर पाथ, अगर कोई बॉडी के लिए क्या है कि अगर सर्कुलर पाथ पे में यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी फोर्स टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। तो वहां पे एक फोर्स जो प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होंगे जो सर्कुलर मोशन के लिए जिम्मेवार होंगे। इन एन एटम, कोई एटम में इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पर, फॉर विच द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑब्टेन्ड, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्टेन्ड है फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहां से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहां पे? न्यूक्लियस के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्टेन्ड हो रहे, वहां से ऑब्टेन्ड हो रहे सेंट्रीपिटल फोर्स, जो क्या कर रहा है? न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहा है। प्लैनेट मूव around the sun in a nearly circular path for which the gravitational force of attraction on the planet by the sun provide the necessary centripetal force. Gravitational force of attraction के द्वारा से क्या हो रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा, जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, जो अगर सेंटर से अवे एक फोर्स लग रहे हैं, एक आपका उसे क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ के सेंटर से अवे पर एक फोर्स बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। इट इज नॉट ए रियल फोर्स, ये रियल फोर्स नहीं होती है, इसीलिए इसके कंसीडर इट इज कंसीडर टू डिस्क्राइब ए सर्टेन मोशन, उसको डिस्क्राइब कर दिया गया एक सर्टेन मोशन से। इज कॉल्ड फिक्सियस फोर्स, वर्चुअल फोर्स या सूडो फोर्स, इसीलिए इसको फिक्सियस फोर्स भी कहते हैं, वर्चुअल फोर्स भी कहते हैं, या उसे सूडो फोर्स भी कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। अब आते हैं इट्स मैग्नीट्यूड इज द सेम एज सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होते हैं। इट इज हाउएवर नॉट ए रिएक्शन फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये रिएक्शन फोर्स नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिएक्शन फोर्स नहीं है, बिकॉज बोथ ऑफ द फोर्स एक्ट ऑन द सेम बॉडी, क्योंकि वो सेम बॉडी पे फोर्स लग रहा है, जो फोर्सेस दोनों फोर्स जो लग रहे हैं वो सेम बॉडी पे परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर मोशन बनाए रखे हैं। ए बकेट फिल्ड विथ वाटर इज स्विल्ड अराउंड, अगर एक बकेट ऑफ फिल्ड वाटर को स्विल्ड कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, द वाटर डज नॉट स्पिल आउट, तो वहां से पानी बाहर नहीं आती, बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहे हैं सेंटर के दूर में, सेंटर से दूर में, पर तो इसीलिए वहां पे जो पानी है वो आपका स्पिल आउट, बाहर नहीं आ रहा है। तो हम समझ चुके, पूरे डिटेल फोर्स के बारे में हम पढ़ चुके, वो आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू।